हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रीना सेन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RBS ऑफिशियल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने आप लोगों के लिए हिंदी ग्रामर के इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपके एचटेट के एग्ज़ाम में आने वाले हैं वो उनकी सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको कई ऐसे टॉपिक हैं जो करवा चुकी हूँ, जिसमें अलंकार, छंद, रस, काव्य गुण, काव्य दोष, देवनागरी लिपि, तो इस तरीके से मैंने आपको करवा दिए हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसने भी नहीं देखे वो जाके देख सकते हैं। और मैंने आपको PYQs की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो कि हिंदी का पोर्शन होता है 60 मार्क्स का। ठीक है, तो उसके PYQ करवाए TGT PGT दोनों के, वो अभी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। आज हम करेंगे फ्रेंड्स हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, करते हैं हिंदी भाषा के मुख्य तथ्य, हिंदी भाषा का विकास। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। जो हिंदी भाषा है वो विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है, यानी कि जो हमारा पूरा विश्व है, पृथ्वी है, तो उस पर 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। तो उनमें से एक भाषा कौन सी है? उनमें से एक भाषा हमारी हिंदी भी है। उसके बाद यह विश्व की चौथी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, यानी कि हिंदी जो है पूरे विश्व में चौथी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। इससे पहले 3 भाषाएं और हैं जो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाती हैं। जैसे कि पहली है मंदारिन, जो कि चीनी की एक भाषा है। क्या है? मंदारिन। उसके बाद है स्पेनिश, और तीसरी भाषा कौन सी है? इंग्लिश, जिसको हम अंग्रेजी भाषा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 भाषाएं हैं जो कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। सबसे पहले है मंदारिन, यानी चीनी की भाषा होती है, चीन की। उसके बाद है दूसरी भाषा है स्पेनिश, तीसरी भाषा है इंग्लिश। तो ये 3 भाषाएं बोली जाती है। उसके बाद जो चौथी भाषा होती है वो हमारी हिंदी होती है। ठीक है, उसके बाद देखो, आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी कैसी भाषा है? हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट। अब वियोगात्मक या विश्लिष्ट क्या होता है? इसका मतलब होता है अलगाववाद, यानी अलग अलग भाषा। ठीक है, अलग अलग भाषा का क्या मतलब है? जैसे देखो, जहाँ पर शब्दों को जोड़ने के बजाय हम अलग अलग शब्दों का उपयोग करके अर्थ व्यक्त करते हैं, वो क्या हो जाता है? हमारा वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। ठीक है, आकृति या रूप के आधार पर हिंदी क्या है? हमारी वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। इसका अर्थ मैंने आपको बताया कि क्या होता है? अलगाववादी होता है, यानी कि जो शब्द हैं उनको जोड़ने के बजाय उनको अलग अलग शब्दों को लिख करके और उनका क्या है? अर्थ अलग से निकाला जाए, अर्थ जो है वो व्यक्त कर दिया जाए, तो वो हमारा क्या हो जाता है? वो हमारी भाषा हो जाती है। कौन सी? हिंदी भाषा हो जाती है। ठीक है, तो अगर आपके पास आ जाए कि आकृति या रूप के आधार पर हिंदी जो है वियोगात्मक या विशिष्ट भाषा है, तो ये क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए तो हाँ है भाई, क्योंकि हिंदी जो है वियोगात्मक और विशिष्ट भाषा है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। आगे देखिए, आगे क्या कहा है कि भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। किसके आधार पर? भाषा परिवार। भाषा परिवार के आधार पर कैसे? जैसे मैंने आपको बताया है कि भारत में 4 भाषा परिवार हैं। कितने हैं? 4। कौन कौन से? फर्स्ट है भारोपीय, सेकंड है द्रविड़, थर्ड है ऑस्ट्रिक, फोर्थ है चीनी तिब्बती। ठीक है, तो ये जो है हमारे भारत में 4 भाषा परिवार हैं। तो इनमें से जो हमारी हिंदी भाषा है वो किस में आती है? वो भारोपीय में आती है। हमारा जो वन है भारोपीय में आती है। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में कितने भाषा परिवार हैं? तो भारत में 4 भाषा परिवार हैं। कौन कौन से हैं? भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी तिब्बती। ठीक है, अब जो भारोपीय परिवार है, ये हमारी जो हिंदी है वो किस में आती है? हमारी हिंदी भारोपीय परिवार में आती है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है कि भारत में बोलने वाले के आधार पर भारोपीय परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार है। भारोपीय परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार है। किसके आधार पर? भारत में बोलने वाले के आधार पर, यानी कि है ना, हमारे भाषा परिवार में से सबसे ज़्यादा कौन से भाषा परिवार की जो भाषा है वो बोली जाती है हमारे भारत के अंदर, ये पूछा गया है। तो इन्होंने क्या कहा है कि जो भारोपीय है, भारोपीय परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार है, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा भारोपीय भाषा बोली जाती है। कैसे?
जैसे देखिए, अब भारोपीय भाषा कौन सी होती है, जो भारत की भी होती है और यूरोपीय की भी होती है, उनको ही भारोपीय कहा गया है मिला करके, ठीक है। अब देखो, जैसे आप देख सकते हैं कि भाई जो भाषा परिवार है और ये भारत में बोलने वालों का प्रतिशत है। भारोपीय क्या है, भारोपीय की कितनी प्रतिशत है, यानी कि कितने प्रतिशत लोग भारत में इस भाषा को बोलते हैं। भारोपीय मैंने आपको बताया भारत प्लस यूरोपीय। अब देखो 73% लोग ऐसे हैं जो कि भारोपीय भाषा बोलते हैं भारत में। द्रविड़, द्रविड़ क्या होता है, यानी कि जो हमारे भारत के जो नीचे वाले क्षेत्र होते हैं ना, जो दक्षिण वाला क्षेत्र होता है, उसमें द्रविड़ भाषाएं बोली जाती है। जैसे देख, और वो कितनी बोली जाती हैं, वो बोली जाती हैं 25%, ठीक है। 73% सबसे ज़्यादा भारोपीय में बोली जाती है, 25% द्रविड़ में बोली जाती है, 1.3% किस में बोली जाती है, आस्ट्रिक में बोली जाती है, और चीनी तिब्बती में 0.7% बोली जाती है, ठीक है। एक बार दोबारा से देख लो कि भाई जो भारोपीय है उसमें भारत में बोलने वालों का प्रतिशत है सबसे ज़्यादा किस में है, भारोपीय में है। कितना है, 73%। उसके बाद है द्रविड़ में है 25%, आस्ट्रिक में है 1.3% और चीनी तिब्बती में है 0.7%, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सब भारत में सबसे ज़्यादा बोलने वालों का प्रतिशत कौन सी परिवार का है, तो भारोपीय परिवार का। सबसे कम पूछा जाए चीनी तिब्बती का, सेकंड नंबर पे द्रविड़ और थर्ड नंबर पे आस्ट्रिक, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कहा गया है कि भाई हिंदी की आदि जननी संस्कृत है, यानी कि हिंदी है ना, हिंदी किससे मतलब हिंदी का जन्म कौन सी भाषा से हुआ है, तो वो संस्कृत से हुआ है। देखो फ्रेंड्स, कहा जाता है कि जो संस्कृत भाषा है वो बहुत ही कैसी भाषा है, प्राचीन भाषा है, ठीक है। तो सबसे प्राचीन भाषा ही हमारी संस्कृत है और इससे ही किसका जन्म हुआ है, हमारी हिंदी भाषा का हुआ है। संस्कृत पाली प्राकृत भाषा से होती है, यानी कि पहले आई संस्कृत, उसके बाद संस्कृत के बाद आई हमारी पाली भाषा, ठीक है। तो संस्कृत जो है पाली भाषा, और पाली के बाद फिर प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंचती है, यानी कि जो हिंदी है उनकी आदि जननी क्या है, संस्कृत है। संस्कृत के बाद फिर पाली आई, पाली के बाद प्राकृत भाषा, इनसे होती हुई फिर अपभ्रंश तक पहुंचती है, ठीक है। अपभ्रंश के बाद फिर अपभ्रंश अवहट से गुजरती है, अपभ्रंश के बाद अवहट आती है और उस गुजरती हुई प्राचीन प्रारंभिक हिंदी का रूप लेती है। सामान्यतः हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है, ठीक है। अपभ्रंश से देखो ऐसे माना जाता है कि भाई अगर मान लो, देखो सबसे पहले क्या आती है, सबसे पहले आती है हमारी संस्कृत भाषा, ठीक है। संस्कृत भाषा के बाद आती है पाली भाषा, पाली भाषा के बाद आती है प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा के बाद आती है अपभ्रंश भाषा, अपभ्रंश के बाद आती है अवहट भाषा, ठीक है। और अवहट के बाद आती है हमारी हिंदी भाषा, ठीक है। तो ये जो है 4-5 ये क्रम होते हैं भाषाओं के, लेकिन आदि जन्म यानी जन्म कहाँ से हुआ है, वो हमारे किससे माना जाता है, संस्कृत से माना जाता है। लेकिन इन्होंने क्या कहा है, सामान्यतः हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है, क्योंकि ये भाषा जो है अपभ्रंश से क्यों माना जाता है, अपभ्रंश से इसलिए माना जाता है क्योंकि कई बार है ना अवहट को नहीं लिया जाता, अवहट को कई बार नहीं लिया जाता। जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे दिया, उनमें 4 ऑप्शन दे दिए, पाली दे दिया, ठीक है, अपभ्रंश दे दिया, प्राकृत दे दिया और संस्कृत दे दिया, तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन दे दिए, उसमें अवहट ऑप्शन में नहीं आता, तो हम क्या लगाएंगे, हम अपभ्रंश लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से दिया जाता है। तो इसलिए सामान्यतः हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है, क्योंकि अपभ्रंश के बाद क्या है, हिंदी आई थी, ठीक है। आनी तो अवहट से चाहिए थी, लेकिन अवहट क्या है, कई बार ऑप्शन में नहीं देते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए हैं, तो इसलिए मैंने ये भी जोड़ दिया है आपके लिए कि सामान्यतः हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा का जो विकास क्रम है वो देखो, सबसे पहले संस्कृत मैंने आपको बताया, उसके बाद पाली आई, फिर प्राकृत आई, फिर प्राकृत से क्या बनी, अपभ्रंश बनी, अपभ्रंश से क्या बनी, अवहट बनी। उसके बाद जो हमारी हिंदी है उसका प्रारंभ हुआ। अब प्राचीन हिंदी क्यों लिखा गया है, क्योंकि देखो आज के टाइम में जो हम हिंदी बोलते हैं वो है ना एक तरीके का मिक्सचर है, उसमें हम इंग्लिश भी बोलते हैं, उसके अंदर हम हिंदी भी बोलते हैं, उसके अंदर हम क्या है अरबी फारसी के शब्द होते हैं वो भी यूज़ कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो ऐसे शब्द होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, मिक्सर होते हैं, जो आज की हमारी हिंदी होती है। लेकिन जो प्राचीन हिंदी थी, प्रारंभिक हिंदी थी, राजाओं महाराजाओं के टाइम की जो हिंदी थी ना, वो प्रारंभिक हिंदी मानी जाती है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले संस्कृत आई, संस्कृत से फिर पाली बनी, पाली से फिर प्राकृत बनी, प्राकृत से फिर अपभ्रंश बनी, अपभ्रंश से फिर अवहट बनी और अवहट से फिर प्राचीन जो है हिंदी बनी। अब देखो, अगर आदि जननी बोला जाए तो आप संस्कृत मानोगे, क्योंकि स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, संस्कृत से हुई है,
ठीक है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि भी जो हिंदी है वो किससे बनी है, ऑप्शन में अगर अवहट हो, ठीक है, तो अवहट लगाओगे। लेकिन अगर ऑप्शन में अवहट नहीं मिलेगा तो आप क्या लगाओगे, अपभ्रंश लगाओगे, ठीक है। तो अपभ्रंश को भी माना जाता है हिंदी से। अगर मान लो ऑप्शन में अपभ्रंश भी ना हो, अवहट भी ना हो, तो क्या होगा, तो प्राकृत भी आप लगा सकते हो, ठीक है। अपभ्रंश भी नहीं होगा, अवहट भी नहीं होगा, तो आप ऑप्शन में प्राकृत लगा सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हो, आपको ये क्रम याद रखना है बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं अपभ्रंश भाषा के बारे में। अपभ्रंश भाषा जो है, देखो, अपभ्रंश भाषा का विकास जो है कब हुआ था, 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी के मध्य हुआ था। कब हुआ था, 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी के मध्य में क्या हुआ था, अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ था। इसमें साहित्य का आरंभ 8वीं सदी स्वयंभू कवि से हुआ था। इसमें जो साहित्य का आरंभ किससे हुआ था, 8वीं सदी से हुआ था, जो 13वीं सदी तक जारी रहा था। और ये जो है ना स्वयंभू कवि, अगर इसका नाम आ जाए कहीं भी भाषा के रूप में तो वो आप अपभ्रंश ही टिक करोगे, ठीक है। अब देखो, अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास, ठीक है, यानी कि जो अपभ्रंश भाषाएं हैं तो इससे कई जो भाषाओं का विकास हुआ है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास, ठीक है। तो वो देखते हैं। देखो, अपभ्रंश के भेद, सबसे पहले हम अपभ्रंश के भेद देखते हैं। देखो, अपभ्रंश के भेद, सबसे पहले शोरशेनी भाषा। अब शोरशेनी भाषा से किस किस का विकास हुआ है, कई बार क्वेश्चन में आ जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट मान के चलना। अब देखो, शोरशेनी भाषा, शोरशेनी भाषा जो है उसमें कौन सी भाषाएं आती हैं, पश्चिमी हिंदी आती है, राजस्थानी आती है, गुजराती आती है। ध्यान दे के याद करके चलना है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और आप वीडियो को कंप्लीट देखिए, क्योंकि मैंने आपके लिए लास्ट में क्वेश्चन रखे हुए हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है, और इसी चैप्टर से आए हुए हैं। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपने जो अभी वीडियो में पढ़ा है उसमें से क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, ठीक है। तो हमारी शोरशेनी जो भाषा है उससे कौन कौन सी भाषाएं बनती हैं भाई, पश्चिमी हिंदी बनती है, राजस्थानी बनती है और गुजराती बनती है। उसके बाद अर्धमागधी भाषा जो है, अर्धमागधी भाषा से पूर्वी हिंदी भाषा जो है ये बनती है। पश्चिमी हिंदी किससे बनती है, शोरशेनी भाषा से। पूर्वी हिंदी किससे बनती है, अर्धमागधी भाषा से, ठीक है। और पश्चिमी हिंदी के साथ राजस्थानी भी और गुजराती भी, ये तीनों भाषाएं शोरशेनी से होती हैं। अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी पूर्वी हिंदी होती है, ठीक है। और मागधी भाषा में कौन सी होती है, बिहारी होती है, उड़िया होती है, बांग्ला होती है, असमिया होती है। कौन कौन सी चार होती है मागधी में, बिहारी, उड़िया, बांग्ला और असमिया, ठीक है। तो ये क्या है, अपभ्रंश है, यानी कि अपभ्रंश से बनी हुई हैं। और ये सारे क्या हैं, आर्य भाषाएं हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछी जाती है कि अर्धमागधी कौन सी भाषा में है, पूर्वी भाषा में। शोरशेनी कौन सी भाषा का वो है, ठीक है, भेद, तो ये पश्चिमी भाषा, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। मागधी का बिहारी, उड़िया, बांग्ला, असमिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो। अब खस जो है, खस किसकी है भाई, पहाड़ी, जो पहाड़ी हिंदी होती है ना, ये किससे प्रभावित है, शोरशेनी से ही प्रभावित है। और ये खस की जो है, खस इसका अपभ्रंश का भेद है, ठीक है। ब्राचड़, ये भी क्या होती है, ब्राचड़, इसमें भी क्या होती है, ये पंजाबी शोरशेनी से प्रभावित है। और सिंधी भी, जो सिंध की भाषा होती है ना, वो भी क्या किससे प्रभावित है, इसी से ही प्रभावित है, ठीक है। उसके बाद है महाराष्ट्री। महाराष्ट्री क्या है, ये मराठी है, ठीक है। महाराष्ट्र की भाषा क्या होती है, मराठी होती है, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखोगे, ये इम्पोर्टेंट है। एक बार फिर से देखो, जो अपभ्रंश के भेद में शोरशेनी है वो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती है। अर्धमागधी है में पूर्वी हिंदी है, ठीक है। मागधी में बिहारी, उड़िया, बांग्ला, असमिया है। खस में पहाड़ी है जो कि शोरशेनी से प्रभावित है। ब्राचड़ में पंजाबी है और सिंधी है, ये दोनों ही शोरशेनी से प्रभावित है। और महाराष्ट्री में मराठी है, ठीक है। अब हम करते हैं अवहट। अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था अपभ्रंश, अब हम पढ़ते हैं अवहट। जो इम्पोर्टेंट है वही लेके चल रहे हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लेके चलनी हैं, ठीक है। चलिए अवहट पढ़ते हैं। अवहट में क्या है कि अवहट अपभ्रष्ट शब्द का विकृत रूप है, ठीक है। अवहट क्या है, अपभ्रष्ट शब्द का विकृत रूप है। इसे अपभ्रंश का अपभ्रंश या परवर्ती अपभ्रंश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपभ्रंश का अपभ्रंश किसे कहा जाता है, अवहट को कहा जाता है। और परवर्ती अपभ्रंश भी अवहट को कहा जाता है, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। अवहट अपभ्रंश और आधुनिक, अवहट अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की संक्रमणकालीन भाषा है।
अवहट अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की संक्रमणकालीन भाषा है। इसका कालखंड कौन सा है? 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक निर्धारित किया जाता है। ठीक है, कब तक किया जाता है? 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक। ठीक है, और हमने जो अभी अपभ्रंश पढ़ी थी वो कितने ईस्वी तक थी? 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक थी। ठीक है, अब देखो आगे पढ़ते हैं। आगे क्या कहा गया है कि भाई ये हो गया 900 से 1100। ठीक है, उसके बाद देखो साहित्य में इसका प्रयोग 14वीं सदी तक होता रहा है। कौन सी सदी तक? 14वीं सदी तक। ये आया हुआ है क्वेश्चन में, ध्यान रखना। ठीक है, कि भाई साहित्य में जो अवहट भाषा है उसका प्रयोग कब से कब तक हुआ है? 14वीं सदी तक होता रहा है। उसके बाद है दामोदर पंडित, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, विद्यापति आदि रचनाकारों ने अपनी भाषा को अवहट कहा है। ठीक है, याद रख लेना, कई बार पूछी जाती है कि इन रचनाकारों की भाषा कौन सी है, तो ये इन्होंने कौन सी कहा है? अवहट कहा है। किसको? दामोदर पंडित, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, विद्यापति आदि रचनाकारों ने अपनी भाषा को क्या कहा है? अवहट कहा है। अब यही जो रचनाकार हैं, ठीक है, तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? प्रमुख रचनाएं और उनके रचनाकार देखिए। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, ये किसके हैं? ये भाई आदिकाल की जो हैं उनमें आते हैं। ठीक है, तो सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, इनकी जो भाषा है कौन सी है भाई? अवहट भाषा है। रोड़ कवि, इसकी क्या रचना है? राउलवेल। ठीक है, रोड़ कवि की रचना है राउलवेल। दामोदर पंडित है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ये क्वेश्चन में आ जाता है कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण रचना जो है किसके द्वारा रचित है? तो ये दामोदर पंडित द्वारा रचित है। ज्योतिश्वरी ठाकुर के द्वारा वर्ण रत्नाकर, तो ये भी क्वेश्चन में आता है कि वर्ण रत्नाकर जो है ये किसके द्वारा रचित है? ज्योतिश्वरी ठाकुर के द्वारा। और विद्यापति की कीर्तिलता और कीर्तिपता का, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो कीर्तिपता और कीर्तिलता का। अभी आपको ये क्या याद करना है? यहाँ यहीं से आप दो चीज़ याद कर लेना कि एक तो करने की रोड़ कवि की कौन सी रचना है? राउलवेल। ठीक है, उसके बाद दामोदर पंडित की उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, ज्योतिश्वरी ठाकुर की वर्ण रत्नाकर है, विद्यापति की कीर्तिलता व कीर्तिपता का है। ये चीज़ याद करना। दूसरी ये याद करना कि ये जो है ये कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? ये लिखे गए हैं अवहट भाषा में। ठीक है, एक ये चीज़ याद रखनी है आपने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कहा गया है कि अनुसूची 8 भाग 17 और राजभाषा। ठीक है, अब इनके बारे में बात करते हैं। जो राजभाषा आयोग का गठन, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये क्वेश्चन में आई हुई है, बार बार पूछते भी हैं इसको कि जो राजभाषा आयोग का गठन है ये जो है 7 जून 1955 को हुआ था। कब हुआ था? 7 जून 1955 को। ठीक है, अब एक चीज़ और याद रख लेना कि जो राजभाषा है तो इसकी जो वर्णन किस में किया गया? भाग 17 में किया गया है, और अनुसूची किस में किया गया है? 8 में किया गया। अनुसूची कौन सी है? 8 है, और भाग कौन सा है? 17 भाग वहाँ है। ठीक है, 17वां भाग है, और इसमें राजभाषा का क्या है? वर्णन किया गया है सब में। अब देखो राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? 7 जून 1955 को हुआ था। इसके अध्यक्ष उस टाइम कौन थे? बाल गंगाधर खेर जी थे। अब बाल गंगाधर खेर, इनको ना बीजी खेर भी कई बार आ जाता है ऐसे करके, बीजी खेर। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखोगे, तो बीजी खेर भी आ जाता है। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष कौन थे उस टाइम पे? बाल गंगाधर खेर थे, और राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? 7 जून 1955 को हुआ था। ठीक है, अब देखो अभी जो वर्णन किया गया है ये किस किस में किया गया है? अनुच्छेद 343 से 351 तक। ठीक है, अनुच्छेद 343 से 351 तक में क्या किया गया है? हमारी राजभाषा के बारे में वर्णन किया गया है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, जो हमारे अनुच्छेद हैं उनको पढ़ना। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 343। ठीक है, इसमें किसका वर्णन किया गया है? संघ की राजभाषा का। ठीक है, संघ की राजभाषा का वर्णन किया गया अनुच्छेद 343 में। देखो, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। ये बात इम्पोर्टेंट है, पूछी भी गई है। ठीक है, अब देखो जो संघ की राजभाषा है वो हिंदी, राजभाषा क्या होगी? हिंदी, और लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। ठीक है, और अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। याद रख लेना, ये क्वेश्चन आया हुआ है और बार बार आने की संभावना भी है कि जो संघ की राजभाषा जो है हिंदी होगी और लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। तो ये किस अनुच्छेद में है?
तो ये 343 अनुच्छेद में, और अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। ठीक है, तो ये हमारे कौन से अनुच्छेद में, 343 में। उसके बाद है अनुच्छेद 343(1), संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष तक राजकीय प्रयोजन में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता रहेगा। यानी कि जब हमारा संविधान बना तो उसके प्रारंभ में 15 वर्ष तक राज्य के प्रयोजन में क्या होगा, सिर्फ अंग्रेजी भाषा का ही क्या होगा, प्रयोग होता रहेगा। उसके बाद अनुच्छेद फिर 343 का 3 बना। ठीक है, 1 में क्या कह दी कि भी 15 वर्षों तक क्या होगा, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होगा। फिर 343(3) में क्या कहा गया कि भाई 15 वर्षों के बाद भी विधि द्वारा उक्त अवधि बढ़ाई जाएगी। यानी कि अगर 15 वर्षों के बाद भी क्या हो सकता है, जो अवधि के द्वारा, यानी कि जो टाइम है, ये टाइम अगर कंप्लीट हो जाता है 15 वर्ष, उसके बाद भी ये अवधि जो है बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, तो ये किस अनुच्छेद के अंदर है, 343 अनुच्छेद के अंदर है। तो देखो तीनों हम पढ़ते हैं, तीनों पॉइंट में क्या कहा गया 343 में, कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। अनुच्छेद 343 में 1 में संविधान के प्रारंभ में 15 वर्ष तक राजकीय प्रयोजन में अंग्रेजी का प्रयोग होता रहेगा, और अगर वो चाहे अनुच्छेद 343 के अंदर तो 15 वर्ष के बाद भी ये जो विधि है, ये जो अवधि है, इसको बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं अनुच्छेद 344। अनुच्छेद 344 में क्या है, राजभाषा आयोग का गठन है। ठीक है, जो मैंने आपको ऊपर बताया था ना कि भाई राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था, 7 जून 1955। ठीक है, तो 7 जून 1955 को किस आयोग का गठन हुआ था, राजभाषा आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, और उस समय इनके अध्यक्ष कौन थे भाई, अध्यक्ष कौन थे, बाल गंगाधर खेर। ठीक है, तो ये चीज़ याद रख लेना कि राजभाषा आयोग का जो गठन हुआ था 7 जून 1955 को हुआ था, और उस समय इनके अध्यक्ष कौन थे, बाल गंगाधर खेर थे। और ये जो है, ये चीज़ें किसके लिए, अनुच्छेद 344 में दी गई है। ठीक है, अब देखो, अब क्या कहा गया है इसमें कि भाई राष्ट्रीय संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति तथा पश्चात ऐसे प्रारंभ से 10 वर्ष की समाप्ति पर आयोग गठित करेंगे। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लो। एक तो है राजभाषा आयोग का गठन, उसके बाद है राष्ट्रीय संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति तथा बाद में ऐसे प्रारंभ से 10 वर्ष की समाप्ति पर आयोग गठित करेंगे। यानी प्रारंभ में 5 वर्ष की समाप्ति पर और बाद में 10 वर्ष की समाप्ति पर आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है, जैसे राजभाषा आयोग का गठन किया गया है ना, वैसे ही क्या कहा गया है कि इस संविधान के प्रारंभ में तो 5 वर्ष की समाप्ति पर, और बाद में क्या है, लास्ट में बाद में 10 वर्ष की समाप्ति पर आयोग का गठन किया जाएगा। तो वो आयोग, मतलब जितने भी आयोग का गठन किस में होता है, अनुच्छेद 344 में, ये याद रख लेना। तो राजभाषा आयोग का गठन भी कौन से अनुच्छेद में हुआ, 344 में। ठीक है, अब करते हैं अनुच्छेद 345। अनुच्छेद 345 में क्या कहा गया है कि भी राज्यों की राजकीय भाषा या राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषा। ठीक है, राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषा या फिर राज्यों की राजकीय भाषा जो होती है वो किस में आती है, अनुच्छेद 345 में आती है। इम्पोर्टेंट है ये, हर एक अनुच्छेद जो करवा रही हूँ ना, इम्पोर्टेंट है, हर एक में से पूछा गया है। ठीक है, तो राज्यों की राजकीय भाषा किस में है, 345 में है, और राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषा कौन से में है, अनुच्छेद 345 में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अनुच्छेद करते हैं 346। 346 अनुच्छेद में क्या कहा गया है कि एक राज्य दूसरे राज्यों के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्र आदि की भाषा। ठीक है, एक राज्य या दूसरे राज्यों के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्र आदि की राजभाषा जो होगी वो हमारे 346 अनुच्छेद में होगी। ठीक है, 347 अनुच्छेद में क्या कहा गया है कि किसी राज्य की पर्याप्त जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य की दूसरी राजभाषा का क्या दिया जाएगा, दर्जा दिया जाएगा। देखो क्या कहा गया है कि भाई किसी राज्य की पर्याप्त जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य की दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया जाएगा। मान लो कि एक राज्य है, ठीक है, हमारा ही राज्य मान लो, हमारा जैसे हरियाणा राज्य है। ठीक है, तो वो हरियाणा राज्य है, तो इसमें हमारा राजभाषा का दर्जा किसे दिया गया है, ठीक है, इसमें हिंदी है।
ठीक है। लेकिन है ना, अगर हिंदी के अलावा हमारे हरियाणा में कोई और भाषा बोली जाती है, ठीक है, हिंदी के अलावा हरियाणा में अगर कोई और भाषा बोली जाए तो फिर क्या होगा। अगर हमारे हरियाणा में हिंदी के अलावा कोई और भाषा बोली जाती है और बहुत सारे लोग उस भाषा को बोलते हैं, ठीक है, तो क्या किया जाएगा, इस अनुच्छेद के ज़रिए, अनुच्छेद कितना है 347 के ज़रिए उसको क्या कहा जाएगा, दूसरी राजभाषा का क्या दिया जाएगा, दर्जा दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने क्या कहा है अनुच्छेद 347 में कि किसी राज्य की पर्याप्त जनसंख्या द्वारा बोले जाने वाली भाषा को उसी राज्य का दूसरी राजभाषा का दर्जा देना, ये किस में आ जाएगा, अनुच्छेद 347 में। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 348 में, इसमें क्या होते हैं, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। ठीक है, उच्चतम न्यायालय यानी कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है, उच्च न्यायालय जो हमारा होता है हाई कोर्ट होता है। ठीक है, तो जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय जो है उनकी कार्रवाई जो है वो अंग्रेजी में होंगी, उनकी कार्रवाइयाँ किस में होंगी, अंग्रेजी भाषा में होंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें किस में दी गई है, 348 अनुच्छेद में दी गई है कि जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय है तो उनकी कोई भी कार्रवाई होगी वो अंग्रेजी भाषा में होगी। कब तक होगी, जब तक कोई दूसरी भाषा का प्रबंध ना हो, यानी जब तक कोई दूसरी भाषा नहीं बनती है तब तक जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, भाषा अंग्रेजी भाषा ही होगी। कोई भी कार्रवाई होगी तो वो अंग्रेजी भाषा में ही की जाएगी। ठीक है, तो ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया है, 348 अनुच्छेद में कहा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं, अनुच्छेद 349, इसमें क्या कहा गया है कि भाई संसद को राजभाषा से संबंधित किसी विधेयक या संशोधन पर राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी लेना आवश्यक है। संसद को राजभाषा से संबंधित किसी विधेयक या संशोधन पर राष्ट्रपति की पूर्व यानी राष्ट्रपति की पहले मंजूरी लेना आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद ही कोई भी संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब किस में, राजभाषा में, कि संसद को राजभाषा से संबंधित अगर किसी विधेयक या संशोधन पर राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी लेना आवश्यक है। ठीक है, अगर नहीं लेंगे तो वो क्या है, आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, तो आप बस ये याद रख लेना कि भाई राजभाषा के रूप में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी लेना आवश्यक है। ठीक है, इतना भी याद रखोगे तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। आगे बढ़ते हैं, 350 अनुच्छेद जो है इसमें क्या कहा गया है कि 350 के अल्पसंख्यक बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा के रूप में, यानी कि जो अल्पसंख्यक बच्चे होते हैं ना, जो कम संख्या के बच्चे होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि भाई वो उसकी अल्पसंख्यक बच्चों को प्राथमिक शिक्षा यानी कि जो प्राइमरी क्लासेस जो होती हैं ना 1 से 5th क्लास तक, तो वो प्राथमिक शिक्षा किस में दी जाए, उनकी मातृभाषा में दी जाए। उनकी मातृभाषा जो कि उनकी माता की भाषा है, ठीक है, उनकी जो बोली होती है तो उसमें दी जाए उनकी 1 से 5वीं तक की प्राथमिक शिक्षा जिसको कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है 350 ख में, क वाले में ये बात है कि भाई भाषा जो है मातृभाषा होनी चाहिए बच्चों की 1 से 5वीं में। और 350 का ख क्या है कि भाषाई जो है अल्पसंख्यक अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाए, कि भाषाई अल्पसंख्यक जो अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा की जाए। तो ये हमारे 350 में आ जाता है। 351 में और भी इसमें बातें हैं, देखिए 1 मिनट, 351 वाला कहाँ गया भाई, 350 ही थे। आइए फ्रेंड, 300 अनुच्छेद 351, तो इसमें क्या कहा गया है, 1 मिनट ये क्या हो गया भाई, चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। ये अनुच्छेद 351, इसमें क्या कहा गया है कि संघ का कार्य होगा कि वह किसी भाषा का प्रसार बढ़ाए और उसका विकास करे, कि प्रसार ऐसे कहते हैं ना, प्रचार प्रसार बढ़ाए। ठीक है, तो उस प्रकार से संघ का क्या कार्य होगा अनुच्छेद 351 के अंतर्गत, कि वह किसी भी भाषा का क्या करे, प्रचार बढ़ाए और उसका क्या करे, विकास करे। ये लाइन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि संघ का क्या करेगा कि वह किसी भाषा का प्रसार बढ़ाए और उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। एक बार दोबारा से देखो कि संघ का कार्य होगा कि वह किसी भाषा की प्रसार बढ़ाए और उसका क्या करे, विकास करे, जिससे कि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। आगे देखो, महत्वपूर्ण तथ्य है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए
इसमें क्या होता है, ये जो है ना, ये चीज़ें क्या हैं आपके लिए ना, पेपर में यही आई हुई हैं, ठीक है। पेपर में ये जिस चीज़ें आती है, देखो इंपॉर्टेंट तो सारा है जो मैंने करवाया, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा चीज़ लेके ही नहीं आई हूँ, क्योंकि मुझे पता है एग्ज़ाम नज़दीक है, तो मैं एक्स्ट्रा चीज़ें लेके ही नहीं आई हूँ। जो हमारे पेपर में आने वाली हैं, ठीक है, और आई हुई हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले भाषा क्या है, परिवर्तनशील होती है, ठीक है। भाषा क्या होती है, परिवर्तनशील होती है, यानी इसमें चेंज हो सकता है, ठीक है। आप एक तरीके से इसको लचीली भी कह सकते हो, ठीक है। भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, सामाजिक संपत्ति होती है। कैसी होती है, सामाजिक संपत्ति होती है। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, यानी कि कोई भी बोलता है तो हम उसको देख के सीख सकते हैं ना, कि जो वो बोल रहा है वैसे ही बोल रहे हैं। तो भाषा क्या है, अनुकरण के भी माध्यम से सीखी जा सकती है। भाषा की प्रवृत्ति होती है कि भाषा सदैव कठिन से सरल होती है, यानी कि पहले मुश्किल होगी फिर सरल होगी। क्योंकि देखो, जब भी हम भाषा सीखते हैं तो शुरू में हमें क्या लगती है, वो शुरू में हमें ये लगती है कि भाई मुश्किल है, ठीक है। तो हम उसको सीखते हैं, धीरे धीरे पढ़ते हैं उसको। जैसे हम जो हमारी मातृभाषा होती है, जैसे हमारी मातृभाषा हिंदी है, हिंदी हम आसानी से बोल सकते हैं, लेकिन हम जब दूसरी भाषा सीखने लगते हैं, जैसे इंग्लिश ही सीखने लगते हैं, तो स्टार्टिंग में हमें मुश्किल होती है, क्योंकि अटपटे से शब्द लगते हैं, बोलने में भी अजीब सा लगता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो हमारे स्वभाव में नहीं आई है, ठीक है। तो इसीलिए हमें वो कठिन लगती है। लेकिन जैसे हमें उस भाषा को बोलने की आदत हो जाती है ना, तो हम उसको बिल्कुल अच्छे से बोलते हैं, ठीक है। क्यों, वो हमारे स्वभाव में आ जाती है, तो उस प्रकार से वो स्वाभाविक हो जाती है। और स्वाभाविक होने से पहले वो क्या हुई, कठिन हुई, और उसके बाद में वो क्या हुई, सरल हुई, ठीक है। तो क्या कहा जाता है कि भाषा की प्रवृत्ति होती है कि भाषा सदैव कठिन होती है और सरल होती है, कठिन से सरल होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। संस्कृत भाषा को टकसाली भाषा भी कहा जाता है। संस्कृत निष्ठ भाषा को क्या कहा जाता है, टकसाली भाषा भी कहा जाता है, ठीक है। तो संस्कृत निष्ठ भाषा को क्या कहा जाता है, टकसाली भाषा कहा जाता है। उसके बाद देखो, देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में 7वीं 8वीं शताब्दी में मिलता है। ये मैंने आपको देवनागरी लिपि जब करवाई थी उसमें भी बताया था कि जो देवनागरी लिपि है उसका प्रयोग कहाँ पे बताया जाता है, कि भी गुजरात के राजा थे जयभट्ट, तो उनके शिलालेखों में मिलता है। कौन सी शताब्दी में, 7वीं 8वीं शताब्दी में मिलता है। उसके बाद है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित जो लिपि सुधार है, लिपि सुधार परिषद है, तो 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की। दोबारा से देखो, जो उत्तर प्रदेश सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित क्या लिपि सुधार, जो मैंने आपको देवनागरी लिपि के सुधार बताए थे ना, कि भी सुधार के जो कार्यक्रम था किसने क्या, कि कौन सी किस समिति ने क्या किया था, तो उस तरीके से क्या है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है उनके द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई क्या, बैठक की अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की। उसके बाद है, ठीक है, उसके बाद आगे देखो कि संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी होगी। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि अनुच्छेद किस में है, 343 में वर्णित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है, बाल गंगाधर खेर हैं। ये मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो इनको बीजी खेर भी कहा जाता है। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है, बीजी खेर है। ये ना, ये फ्रेंड्स में ये फैक्ट वो वाले फैक्ट हैं, महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में कोई ना कोई एग्ज़ाम में आए ही हुए हैं, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा नहीं है, आपके एग्ज़ाम में आई हुई हैं, इसीलिए ये चीज़ रिपीट हो रही है, ठीक है। राजभाषा आयोग में कुल 21 सदस्य थे। राजभाषा आयोग में कुल कितने सदस्य थे, 21 सदस्य थे। 1965 ईस्वी तक हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था, ठीक है। देखो, मैं आपको राजभाषा के बारे में जो अगर आया है टॉपिक तो पढ़ा देती हूँ। जो राजभाषा आयोग है इसका गठन कब हुआ था, 7 जून को 1955 को हुआ था, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे, बाल गंगाधर खेर थे, इनको बीजी खेर भी कहा जाता है। राजभाषा आयोग में कुल सदस्य कितने थे, 21 सदस्य थे। 1965 ईस्वी तक हिंदी को राजभाषा के रूप में क्या किया गया, प्रतिष्ठित किया जाए, ठीक है, ये कहा गया है। उसके बाद देखो, उसके बाद है हमारा ग्रीम नियम का संबंध। अब ग्रीम नियम भी पूछा जाता है एग्जाम में कि ग्रीम नियम का संबंध किससे होता है। ग्रीम नियम का संबंध स्वनिम विज्ञान से है, ठीक है। किससे है, स्वनिम विज्ञान से। जो ग्रीम का पूरा नाम क्या है, ग्रीम का नाम जर्मन याकोब ग्रीम, क्या नाम है, जर्मन याकोब ग्रीम है, ठीक है। यह है
1822 में प्रकाशित हुआ था। क्या 1822 में प्रकाशित हुआ था? जो ग्रीन नियम है ना, ये 1822 में प्रकाशित हुआ था और ये किस पे आधारित है? बलाघात पर आधारित है। ठीक है, एक बार फिर से देख लो कि क्या होता है कि ग्रीन नियम का संबंध किससे है? सावर्णिक विज्ञान से है। पूरा नाम क्या है? जर्मन याकोब क्या है? ग्रीम है। जर्मन याकोब ग्रीम क्या है? जर्मन याकोब ग्रीम। उसके बाद ये 1822 में प्रकाशित हुआ था और ये किस पर आधारित है? बलाघात पर आधारित है। क्या आधारित है? ये नियम जो कि है ग्रीन नियम। ठीक है, अब देखो आगे, भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार इतिहास है। क्या है? इतिहास। अब पारिवारिक वर्गीकरण, जो कि भाषा, मैंने आपको बताया था कि भाषा कितने भागों में बटी हुई है? भाषा परिवार 4 भागों में बटा हुआ है ना। 4 भागों में कौन कौन से? मैंने आपको बताया था, एक है भारोपीय, दूसरा है द्रविड़, तीसरा है ऑस्ट्रिक और फिर फोर्थ है चीनी और तिब्बती। ठीक है, तो ये 4 भाषाओं में पारिवारिक वर्गीकरण आधार है। तो उनका आधार क्या है कि वे किस आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है? तो वो है हमारा इतिहास। इतिहास के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। उसके बाद है पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली ब्रिज भाषा है। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली कौन सी है? ब्रिज भाषा है। ठीक है, यह शोर श्रेणी से प्रभावित है। किससे प्रभावित हुई है? ये शोर श्रेणी भाषा से प्रभावित हुई है। कौन सी? पश्चिमी हिंदी। और सर्वाधिक प्रमुख बोली कौन सी है? ब्रिज भाषा, याद रख लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणवी या बांगरू बोली पश्चिमोत्तरी शोर श्रेणी अपभ्रंश से विकसित हुई है। ठीक है, कौन सी? हरियाणवी या बांगरू बोली जो है वो किससे विकसित हुई है? पश्चिम उत्तरी शोर श्रेणी से अपभ्रंश से विकसित हुई है। मगही बिहारी भाषा की उपबोली है। जो मगही है वो कौन सी भाषा की उपबोली है? बिहारी भाषा की उपबोली है। कौन सी? मगही जो है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बिहारी जो है। अब बिहारी की उपबोलियाँ कौन कौन सी है? मगही है, भोजपुरी है और मैथिली है। ठीक है, कौन सी है? मगही, भोजपुरी और मैथिली। ठीक है, उसके बाद मैंने एक चीज़ और मैंने पीछे बताई थी कि जो मगही है, मगही के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं? बिहारी आती है, बिहारी हिंदी आती है, असमिया है। ठीक है, और भाई और मैंने आपको बताई थी उड़िया है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से जो है हमारी बिहारी के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद देखो ग्वालियर, ग्वालियर की बोली कौन सी है भाई? बुंदेली है। ठीक है, ग्वालियर की बोली है बुंदेली। ठीक है, याद रखना, क्वेश्चन में आ सकता है कि ग्वालियर की बोली कौन सी है? बुंदेली है। भोजपुरी बोली मागधी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई। भोजपुरी बोली किससे उत्पन्न हुई है? मागधी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है। ठीक है, यानी कि भोजपुरी बोली जो है, अब भोजपुरी बोली हमारी बिहारी हिंदी में आती है। ठीक है, तो अपभ्रंश कौन सा था? मागधी। ठीक है, तो मैंने अभी बताया था कि जो अब अपभ्रंश जो है मागधी अपभ्रंश से कैसे हुई? क्योंकि मागधी अपभ्रंश में बिहारी हिंदी आती है और बिहारी हिंदी में क्या आती है? भोजपुरी बोली आती है। तो इसीलिए कहा गया कि जो भोजपुरी बोली है वो मागधी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है। ठीक है, आगे देखो, जो मराठी भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और मराठी भाषा किस अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है? ये हुई है महाराष्ट्री अपभ्रंश से। ठीक है, ये चीज़ें मैंने अभी आपको पढ़ाई है, हम पढ़ के आए हुए हैं। तो महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी भाषा जो है उत्पन्न हुई है और इसकी लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। ठीक है, आगे देखो, जो पाली भाषा है, पाली भाषा की समय सीमा कितनी है? 500 ईस्वी पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी तक मानी जाती है पाली भाषा। अब देखो, सबसे पहले हमारी कौन सी भाषा थी? सबसे पहली थी संस्कृत। ठीक है, उसके बाद आई पाली। ठीक है, तो इस पाली के बारे में बात हुई है। पाली के बाद कौन सी आई थी? प्राकृत। ठीक है, प्राकृत के बाद कौन सी आई थी हमारी? प्राकृत के बाद आई थी अपभ्रंश। एक मिनट, क्या हो रहा है? ये अपभ्रंश आई थी। ठीक है, तो अपभ्रंश के बाद हमारी कौन सी आई थी? अपभ्रंश के बाद आई थी अवहट। ठीक है, अपभ्रंश के बाद अवहट और अवहट के बाद हमारी कौन सी आई थी? हिंदी भाषा आई थी। ठीक है, अवहट के बाद हिंदी आई थी। तो ये चीज़ें हमने याद रखनी है कि भाई जो पाली भाषा का कहाँ पे आई थी? सेकंड पे आई थी। तो पाली भाषा का काल कौन सा बताया इन्होंने? 500 ईस्वी पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी तक मानी जाती है। कौन सी? पाली भाषा। ठीक है, तो देखो देवनागरी लिपि। अब देवनागरी लिपि के बारे में थोड़ी सी बातें जान लो। वैसे तो मैंने आपको डिटेल करवा दी है, लेकिन अगर जो जो क्वेश्चन में आया हुआ है ना वो चीज़ें आपको बतानी ज़रूरी हैं।
देखो देवनागरी लिपि में क्या क्या है कि इसमें जैसा उच्चारण होता है वैसा ही लिखा जाता है। बिल्कुल ठीक है, जैसा उच्चारण होता है, जैसा बोला जाता है, वैसा ही इसमें लिखा जाता है। इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक है, ठीक है। एक ध्वनि होगी यानी एक साउंड होगी तो उसके लिए एक ही चिन्ह होगा, ठीक है। इसमें शिरोरेखा का प्रयोग महत्वपूर्ण है। पता है कि भाई हम कोई भी वर्ड लिखते हैं, जैसे सब में शिरोरेखा, जैसे मैंने एक यह शब्द लिखा तो इस पर यह शिरोरेखा लगानी ज़रूरी है, ठीक है। तो इसको ही क्या कहा जाता है, शिरोरेखा कहा जाता है, ठीक है। तो और एक चीज़ और याद रख लेना इसके बारे में कि भाई जो शिरोरेखा है ना, ये आरंभ में नहीं लगाई जाती थी, ठीक है। हिंदी में जब प्रारंभ हुई हिंदी भाषा तो आरंभ में नहीं लगाई जाती थी, लेकिन वर्तमान में लगाई जाती है और ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। यह बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, ये पता होना चाहिए, क्योंकि देखो हम कोई भी वर्ड या फिर कुछ भी लिखना स्टार्ट करते तो बाईं से लिखना स्टार्ट करते, इधर से और इधर से, ठीक है। तो इस प्रकार से, और कोई जो चीज़ है ना दाईं से लिखी जाती है वो कौन सी भाषा होती है, वो कौन सी लिपि, खरोष्ठी लिपि होती है जो दाईं से लिखी जाती है, ठीक है। लेकिन हमारी जो देवनागरी है वो बाईं से दाईं की ओर लिखी जाती है, याद रहनी चाहिए। उसके बाद आगे देखते हैं कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति जो है वो किससे हुई है, शोर श्रेणी अपभ्रंश से हुई है। किससे हुई है, शोर श्रेणी अपभ्रंश से हुई है। कौन सी, हिंदी भाषा की उत्पत्ति। उसके बाद है पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है। पंजाबी भाषा जो है उसकी लिपि कौन सी है, गुरुमुखी है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, हमारी देवनागरी है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान है, तो ये अपभ्रंश है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा आया हुआ था कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान है, तो अपभ्रंश है, ठीक है। उसके बाद है नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन है, काका कालेलकर है। कौन है, काका कालेलकर। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक काका कालेलकर हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है कि भारतीय संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली थी, 14 सितंबर 1949 को मिली थी। कि भारतीय संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता 14 सितंबर 1949 को मिली। श्री गोपाल स्वामी अयंगर की अध्यक्षता में प्राप्त हुई थी। तो उस टाइम अध्यक्ष कौन थे, श्री गोपाल स्वामी अयंगर थे, ठीक है। और कब मिली थी, 14 सितंबर 1949 को मिली थी। अब है हिंदी की उपबोलियाँ। हिंदी की उपबोलियाँ आइए पढ़ते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे लिए, ठीक है। उपभाषा, सबसे पहले उपभाषा, इधर है बोलियाँ और इधर है मुख्य क्षेत्र। देखो राजस्थानी, सबसे पहले राजस्थानी जो है इसमें कौन कौन सी बोलियाँ हैं, राजस्थानी उपभाषा है। इसकी बोलियाँ कौन कौन सी हैं, मारवाड़ी राजस्थान में बोली जाती है, जयपुरी राजस्थान में बोली जाती है, इसको ढूंढाड़ी भी कहा जाता है, जयपुरी भाषा को ढूंढाड़ी, ठीक है। मेवाती, ये भी किसमें, राजस्थान में बोली जाती है। मालवी राजस्थान में बोली जाती है, और क्षेत्र कौन सा है, राजस्थान, ठीक है, याद रह जाएगी। राजस्थानी जो उपभाषा है तो इसमें कौन सी बोली जाती है, मारवाड़ी, जयपुरी या ढूंढाड़ी, मेवाती, मालवी, ठीक है। उसके बाद है हमारा पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन से आते हैं भाई, पश्चिमी हिंदी में कोरवी, खड़ी बोली, बांगरू, हरियाणवी। तो ये जो है ये किस में आती हैं, ये हरियाणा राज्य में आती है। कोरवी या खड़ी बोली दोनों देखो एक ही हैं, अब ये मत सोचना कि अलग अलग हैं, एक ही हैं। कोरवी या खड़ी बोली, बांगरू या हरियाणवी, ठीक है, तो हरियाणा क्षेत्र में है। ब्रिज भाषा बुंदेली, ये किस में है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। ब्रिज भाषा या और बुंदेली जो है ये उत्तर प्रदेश में है। अब ये जो चारों बोली हैं ये हमारे पश्चिमी हिंदी से आती हैं, किस में आती हैं, पश्चिमी हिंदी में आती हैं। और एक चीज़ और, ये जो है राजस्थानी है, पश्चिमी हिंदी है, और एक और भाषा है, तो ये किस में आती है, ये कौन सी अपभ्रंश में आती है, ये हमारी शोर श्रेणी अपभ्रंश में आती है, ठीक है, याद रखना ज़रूरी है। हाँ, और कन्नौजी रह गया था इसमें, ये जो कन्नौजी हैं पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी है, देखो हरियाणा में कोरवी है, खड़ी बोली है, या तो कोरवी बोल दो या खड़ी बोली बोल दो, ठीक है। बांगरू बोल दो या फिर हरियाणवी बोल दो। खड़ी बोली हरियाणवी हरियाणा में, कोरवी बांगरू भी हरियाणा में, ठीक है। उसके बाद ब्रिज भाषा बुंदेली और कन्नौजी। ब्रिज भाषा बुंदेली और कन्नौजी ये किस में आती हैं, ये उत्तर प्रदेश में आती हैं, ठीक है, याद रखनी है। चलिए आगे, अब है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी जो है, पूर्वी हिंदी किस में आती है भाई, पूर्वी हिंदी देखो अवधि, पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी आती है बोलियाँ, अवधि आती है, बघेली आती है, छत्तीसगढ़ी आती है, ठीक है। कौन कौन सी आती है, अवधि आती है, बघेली आती है और छत्तीसगढ़ी आती है। अब ये किस में है,
अवधी के कौन से राज्य में है? अवधी हमारे उत्तर प्रदेश क्षेत्र में बोली जाती है। बघेली मध्य प्रदेश में बोली जाती है और छत्तीसगढ़ी तो छत्तीसगढ़ में बोली ही जाती है। याद रख लेना। देखो इम्पोर्टेंट क्या होता है, इम्पोर्टेंट तो सारी चीज़ें हैं, लेकिन कई बार जो क्वेश्चन में पूछी गई है ना वो ये चीज़ें पूछी गई हैं कि पूर्वी हिंदी की बोलियाँ कौन सी हैं। पूर्वी हिंदी की बोलियाँ हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। याद रखना, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। फिर है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी की कौन सी बोलियाँ हैं? भोजपुरी है, मगही है, मैथिली है। तो ये चीज़ याद रखनी है कि भोजपुरी, मगही, मैथिली। भोजपुरी क्या है? बिहार उत्तर प्रदेश से हैं, ठीक है, बिहार और उत्तर प्रदेश में बोली जाती है भोजपुरी। मगही बिहार में ही बोली जाती है और मैथिली बिहार में ही बोली जाती है। मगही, मैथिली, भोजपुरी ये तीनों ही बिहारी हिंदी की भाषाएं होती हैं। उसके बाद है भाई हमारी पहाड़ी। पहाड़ी क्या है? पहाड़ी हिंदी के कहाँ बोली जाती है? पहाड़ी हिंदी कुमाऊनी उत्तराखंड में बोली जाती है, ठीक है। तो बोली कौन सी है? कुमाऊनी उत्तराखंड में बोली जाती है। और गढ़वाली कौन सी है? हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है गढ़वाली बोली, ठीक है। तो ये दोनों ही पहाड़ी बोलियाँ हैं, ठीक। एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि भाई जो राजस्थानी है वो मारवाड़ी, जयपुरी या ढूंढाड़ी, मेवाती, मालवी राजस्थान में बोली जाती है। पश्चिमी हिंदी की कौन सी? कोरवी या खड़ी बोली, बांगरू या हरियाणवी, ब्रिज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी। तो ये हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी किसमें? पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोलियाँ हैं? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्य में बोली जाती हैं। बिहारी में बिहारी हिंदी, भोजपुरी, मगही, मैथिली। बिहारी हिंदी बिहार में भी बोली जाती है और किसमें? उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। मगही बिहार में, मैथिली बिहार में। पहाड़ी हिंदी कुमाऊनी उत्तराखंड और गढ़वाली हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है। अब देखो, अब आगे क्या दिया गया है नोट करके कि एक भाषा विद्वान के अनुसार शुद्ध भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी की दो मुख्य उपभाषाएं हैं, ठीक है। हिंदी की कितनी मुख्य उपभाषाएं हैं? दो मुख्य उपभाषाएं हैं, पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी, ठीक है, याद रखना है। अब देखो, धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार धीरेन्द्र वर्मा ने कन्नौजी और बुंदेली का अलग अलग अस्तित्व न मानकर इनको क्या माना है? उन्हें ब्रिज भाषा के उपरूप माना है। यानी कि किस को? कन्नौजी और बुंदेली को। अभी ये दो किसकी बोलियां हैं? कन्नौजी और बुंदेली, ये हमारी पश्चिमी हिंदी की हैं, ठीक है। ये चीज़ें याद रखनी है। तो जो पश्चिमी हिंदी की ये बोलियां हैं तो इन्होंने क्या कहा गया है कि भाई धीरेन्द्र वर्मा ने क्या कहा है कि कन्नौजी और बुंदेली का अलग अलग अस्तित्व में न मानकर कि भाई ये अलग अलग नहीं हैं, तो इनका अलग अलग अस्तित्व नहीं माना और इनको एक ही माना और इनको एक किस में माना? ब्रिज भाषा में ही मान लिया गया है, ठीक है। देखो मैं ऊपर दिखाती हूँ आपको, जो ये है ना, देखो ये जो बुंदेली और कन्नौजी हैं इन दोनों को क्या है? इनका अलग अलग अस्तित्व नहीं माना, इनका एक ही अस्तित्व माना और वो किस में माना? ब्रिज भाषा में मान लिया गया। तो ये किसके अनुसार माना गया? ये माना गया धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार, ठीक है। और ये किस में है? हमारी पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि जॉर्ज अब्राहम जो ग्रियर्सन है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने केवल पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी को ही क्या माना है? वास्तविक हिंदी माना है। किस को? केवल पश्चिमी हिंदी को और पूर्वी हिंदी को ही वास्तविक हिंदी माना। किसके अनुसार? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के अनुसार, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ आपका जो है टॉपिक जो है हमारा हिंदी भाषा का जो विकास है, उद्भव है, तो आई होप मैंने है ना आपको कंप्लीट करवा दिया और आप इसको अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। अब ये जो हमने चैप्टर पढ़ा है तो हम ये देखते हैं कि पेपर में इसमें से हमारे क्वेश्चन बने हैं या नहीं बने हैं। तो मैंने आपके लिए जो एचटेट का पेपर है, ठीक है, तो एचटेट के पेपर के कुछ क्वेश्चन लेके आई हुई हूँ, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन लाए हैं मैंने, तो वो आप लोगों ने देखने कि उनमें से क्वेश्चन बनते हैं नहीं बनते हैं। चलिए देखिए क्या क्वेश्चन है कि भाई 7 जून 1955 ईस्वी को गठित राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे सेठ गोविंददास, श्री बाल गंगाधर खेर, श्री केशव चंद्र सेन, श्री ब्रजवासी लाल। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? मैंने आपको बताया था कि जो राजभाषा आयोग है तो उसके अध्यक्ष कौन थे? हमारे श्री बाल गंगाधर खेर। इनको क्या कहा जाता है? इनको बीजी खेर भी कहा जाता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, बीजी खेर भी कहा जाता है। दूसरी बात क्या है कि 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन हुआ था, ठीक है। और ये जो राजभाषा आयोग का गठन हुआ था ये कौन से अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद है 344 अनुच्छेद में पड़ता है, ठीक है। और ये ऐसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं तो आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में वर्णित है। तो इनमें से 351, देखो 351 वर्णित में क्या है कि हिंदी भाषा का प्रसार, देखो मैंने आपको प्रसार ही बताया था, हिंदी भाषा का प्रसार करना, वृद्धि करना या विकास करना उसमें, ठीक है। तो बिल्कुल ही ठीक है, राइट है, ये हमारा 351 में है। उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों आदि की भाषा व्यवस्था, देखो उच्चतम एवं उच्च न्यायालय यानी कि मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट का बताया था, ठीक है, और मैंने किसका बताया था सुप्रीम कोर्ट के अलावा, आपको हाई कोर्ट का बताया था। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में क्या भाषा की व्यवस्था की गई थी और ये किस में था, ये अनुच्छेद हमारा किस में आ जाता है, ये अनुच्छेद आ जाता है 348 में, ठीक है। अभी मैं आपको पढ़ा के लेके आई हूँ। तो 348 अनुच्छेद में आता है और क्या कहा गया था 348 अनुच्छेद में कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कोई भी कार्रवाई होगी तो वो सिर्फ अंग्रेजी भाषा में होगी, और कब तक होगी, जब तक कोई और दूसरी भाषा का प्रबंध नहीं होता है तब तक अंग्रेजी भाषा में ही कार्रवाई की जाएगी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो ये 348 अनुच्छेद में है। राजभाषा आयोग का गठन अभी मैंने पीछे भी कराया, तो ये हमारा कौन से में है, 344 अनुच्छेद में है। 344 अनुच्छेद में क्या है, हमारा राजभाषा आयोग का गठन है। उसके बाद है राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषा, ये हमारा कौन सा हो जाएगा, 345 अनुच्छेद में हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। और ये जो मैंने अभी पढ़ाया उनमें से ऐसे के ऐसे ही चीज़ें आई हुई हैं। देखो फ्रेंड्स, मैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लेके आती हूँ जो आपके पेपर में ना आई हुई हो, जिससे आपके पेपर में क्वेश्चन ना बनते हो, ठीक है। आपके एग्जाम ओरिएंटेड ही लेके चीज़ें आती हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो अनुच्छेद 344 नहीं, इसमें क्या है, इसमें राजभाषा आयोग का गठन है। 345 नहीं, इसमें राजभाषा की में जो प्रयुक्त होने वाली भाषाएं होती हैं उसका गठन है। 210 है ही नहीं, क्योंकि हमारा 343 से 351 तक ही अनुच्छेद है जिसमें राजभाषा का क्या है, राजभाषा की सारी डिटेल दी हुई हैं, ठीक है। तो ये हमारा 210 हो नहीं सकता, तो हमारा क्या रह जाएगा, अनुच्छेद 343। तो इसी में ही क्या है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ठीक है। तो ये इसी अनुच्छेद में वर्णित है। और ये ना ज़्यादा पुराने नहीं है, ये 2021 से लेके 2023 तक के क्वेश्चन है इनमें से, ये तो इनमें से ही आपके क्वेश्चन बने हुए हैं, मैं ज़्यादा पुराने लेके ही नहीं आती, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है कि भाई देखो, किस विद्वान ने कनौजी और बुंदेली का अलग अलग अस्तित्व न मानकर उन्हें ब्रिज भाषा के उपरूप माना है, ठीक है। तो कनौजी और बुंदेली का अलग अलग अस्तित्व नहीं माना और उसी के ही अनुरूप माने, भोलानाथ तिवारी नहीं, जॉर्ज ग्रियर्सन नहीं, सुनीति कुमार चटर्जी नहीं, ये हैं हमारे धीरेन्द्र वर्मा, ठीक है। तो ये देखो कनौजी और बुंदेली किसकी भाषाएं, हमारी पश्चिम हिंदी की बोलियां हैं, ठीक है। तो ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं हमारी, कौन कौन सी हैं कि भाई एक तो कन्नौजी है, बुंदेली है, ठीक है। उसके बाद है एक ब्रिज भाषा, ठीक है, ब्रिज भाषा भी है, ठीक है। कोरवी या खड़ी बोली भी है, एक मिनट, कोरवी या फिर इसको क्या कहते हैं, खड़ी बोली। और एक और रह गई भाई, कौन सी रह गई, बांगरू, ठीक है, बांगरू कहा जाता है जिस भाषा को, ठीक है। तो वो भी हमारी हरियाणवी भाषा होती है, ठीक है। तो ये हमारे किसके द्वारा गए, कनौजी और बुंदेली, ये हमारी धीरेन्द्र वर्मा के द्वारा बोली गई है। चलिए आगे चलते हैं। किस विद्वान ने केवल पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी को ही वास्तविक माना है, पश्चिमी हिंदी को और क्या है, पूर्वी हिंदी को ही। तो ये भी हमने पढ़ा था, ये माना है जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा, जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा कहा गया है कि जो पश्चिमी हिंदी है और पूर्वी हिंदी है यही वास्तविक हिंदी है। तो ये हमारे जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा कहा गया है। उदय नारायण तिवारी गलत हो जाएगा, सुनीति कुमार चटर्जी गलत हो जाएगा, भोलानाथ तिवारी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहा गया है कि पूर्वी हिंदी का संबंध किस अपभ्रंश से है। देखो मैंने आपको बताया था मागधी अपभ्रंश से, ठीक है। तो नहीं, मागधी अपभ्रंश में कौन सी थी भाई, बिहारी हिंदी थी, ठीक है, बिहारी थी, उड़िया थी, असमिया थी, ठीक है। तो ये हमारे किस में आती हैं, ये हमारी आती हैं मागधी में, ठीक है। उसके बाद अर्धमागधी में हमारी कौन सी हिंदी थी, पूर्वी हिंदी थी, ठीक है। शोर श्रेणी में हमारी कौन सी हिंदी आती है, शोर श्रेणी में आती है पश्चिमी हिंदी, एक मिनट,
शोर श्रेणी में कौन सी आती है? पश्चिमी हिंदी आती है, ठीक है। तो पश्चिमी हिंदी हमारी शोर श्रेणी में आती है। उसके बाद पैशाची कुछ था ही नहीं, तो इसको कट कर दो, ठीक है। तो हमारा अर्धमागधी में कौन सी आती है? अर्धमागधी में हमारी आती है पूर्वी हिंदी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से राजस्थानी बोली नहीं है। अब राजस्थानी बोली देखो, मेवाती है, मालवी है, हाड़ौती भी राजस्थानी बोली होती है, लेकिन जो मगही है ये नहीं होती। मगही हमारी किस में आती है? कौन सी बोली में आती है? बिहारी में आती है, ठीक है। बिहारी भाषा की बोली होती है मगही, तो मगही हमारी बिहारी में आती है। तो मेवाती, मालवी और हाड़ौती ये तीनों ही हमारी राजस्थानी बोली में आती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या है? देवनागरी होगी, ठीक है। तो संविधान के अनुच्छेद में वर्णित है संघ की राजभाषा जो है हिंदी और लिपि क्या होगी? देवनागरी। अभी अभी हमने ये पढ़ा भी था, ठीक है। और ये क्वेश्चन फिर से आ गया। तो ये हमारा देखो 342 अनुच्छेद में नहीं है, ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद 343 से स्टार्ट होते हैं हमारे, 343 से 351 तक, ठीक है। 344 में क्या है? 344 में राजभाषा आयोग का गठन है, मैंने आपको बताया था। 351 में नहीं है, 351 भी नहीं है। हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 343 हो जाएगा। 343 1 समझ लो या 343 समझ लो, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, ठीक है। और हिंदी भाषा का जो विकास है और उसकी वृद्धि है और हिंदी भाषा का प्रसार है, तो वो हमारे 351 में हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपके जो है क्वेश्चन फिनिश होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और प्लीज़ कमेंट में ये बताना कि कैसी लगी, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े और आप लोगों को भी हेल्प हो, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।